जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाग 2 के बारे में। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों हमने आपको भाग 1 के बारे में कंप्लीट बता दिया था। भाग 1 का नाम क्या था दोस्तों? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमने आपको 4 अनुच्छेद बताए थे। वैसे तो भाग 1 के अंतर्गत दोस्तों 4 ही अनुच्छेद आते हैं। आपको बताता ना दोस्तों कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता था भारत जिसका नाम इंडिया है, राज्यों का संघ यूनियन होगा। क्या बताया था दोस्तों? भारत जिसका नाम इंडिया है, राज्यों का संघ यूनियन होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है हमने, संघ, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनियन। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, पेपर में पूछता है कि भारत जिसका नाम इंडिया है, राज्यों का डैश होगा, यानी संघ होगा, या आपका संघ यानी कि इंग्लिश में यूनियन होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, क्योंकि फेडरल को भी आपका हिंदी में क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। तो आपको क्या है, इंग्लिश वाले ऑप्शन में जाके देखना है कि यूनियन कहाँ पे लिखा है, और फिर उसके बाद आपको टिक करना उसे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पिछली क्लास में भी बताया था हमने दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 2 बताया था। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की बात करता है। एग्जाम्पल के लिए आपको दोस्तों समझाया था हमने कि 1975 से पहले सिक्किम एक पृथक देश हुआ करता था, लेकिन 1975 में क्या, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। फिर उसके बाद दोस्तों हमने आपको अनुच्छेद 3 बताया था। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र में परिवर्तन एवं नाम में परिवर्तन। 1 नवंबर 2000 को क्या है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया। 9 नवंबर को आपका 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को बनाया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड बनाया गया। और 2 जून 2014 को याद रखना दोस्तों, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया। फिर उसके बाद दोस्तों हमने आपको अनुच्छेद 4 के बारे में बताया था। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जब कभी भी भाग 1 में परिवर्तन अथवा संशोधन किया जाएगा तो इसे सामान्य परिवर्तन ही कहा जाएगा, और इसे 368 के बाहर रखा गया है। तो ये दोस्तों हमने आपको 4 अनुच्छेद बताए थे इस क्लास में, इसलिए बता दिए कि आपकी रिवीजन हो जाए। और दोस्तों अगर आप नए तरीके से इस लेक्चर को सुन रहे हो, नए तरीके का मतलब है कि आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना है और आप दूसरा लेक्चर सुन रहे हो नागरिकता के बारे में, आपको समझ तो आ जाएगा दोस्तों, लेकिन क्या है कि आप लॉ ऑफ कनेक्टिविटी नहीं बैठा पाओगे। तो दोस्तों प्लीज, पहला जो हमने क्या है कि लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, शूट कर दिया था बहुत पहले ही, तो वो क्या है कि आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी बाय ऋषि ठाकुर। अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में। भाग 2 के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? नागरिकता के बारे में, यानी सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं। नागरिकता का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है। और नागरिकता का प्रावधान देखा जाए हमने यूके से लिया है, तो ये याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों सवाल हमारे मन में ये आता है, आपके मन में भी आना चाहिए, नागरिक अगर हम किसी को कहते हैं तो किस आधार पे कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, जिसके भी जिसको भी राजनीतिक अधिकारों की उपलब्धता है वो नागरिक है। जिसको भी राजनीतिक अधिकारों की उपलब्धता है वो क्या है, नागरिक है। अगर आपको मतदान का अधिकार है, आपको मतदान का अधिकार है, यानी कि आपको वोट डालने का अधिकार है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, आपको पद प्राप्त करने का अधिकार है, आपको अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार है, तो आप उस देश के नागरिक हो। और देखा जाए तो हम लोगों के पास ये सारे अधिकार हैं, तभी तो हम लोग दोस्तों भारत के नागरिक हैं। तो याद रखना दोस्तों, नागरिक की बात करें, जिसे भी राजनीतिक अधिकारों की उपलब्धता है वहाँ नागरिक है। चुनाव लड़ना, आपकी एज 25 साल हो जाएगी तो आप क्या है कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ सकते हो, लोकसभा के लिए, विधायक विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद पद प्राप्त करना, आपने 12वीं पास कर लिया, आपकी एज 18 साल है, 12वीं लेवल पे जितने भी हिंदुस्तान में फॉर्म निकलते हैं आप भरो, और आपकी योग्यता है, आप में क्या है कि भाई देखा जाए एबिलिटी है, तो आप क्वालिफाई करो और क्या पद प्राप्त कर लो। उसके बाद मतदान का अधिकार, आपकी एज जैसे 18 साल की हो जाएगी, आपको क्या है, आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, आप मत कर सकते हो। उसके बाद अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार, आप भारत में क्या है कि संपत्ति खरीद सकते हो, तो तभी तो आप भारत के नागरिक हो दोस्तों। तो याद रखना, जिसे भी राजनीतिक अधिकारों की उपलब्धता होती है वो नागरिक होता है। इसे पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं, ये याद रखना दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है आपके। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 की। सिटीजनशिप यानी नागरिकता में आपको अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ना होगा, क्योंकि 12 से लेकर 35 तक चालू हो जाता है आपका फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 5 क्या कहता है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप ना मुझे बहुत ध्यान से सुनना, अभी 5 से 11 आपको बताऊंगा मैं, आपको मुंह जवानी रट जाएगा, और वादा करता हूँ मुंह जवानी रटवा दूंगा आपको, बस ध्यान से सुनते जाना मुझे। ठीक है,
देखो आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 कहता है 19 जुलाई 1948 को भारतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक कहा जाएगा जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। अब ये कौन सी शर्त है दोस्तों, क्या कह रहा है फिर से सुन लीजिए। 19 जुलाई 1948 को भारतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा जो निम्न शर्तों को पूरा करते हो। अब ये शर्त क्या है, देखो पहली शर्त क्या है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, या उसके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो तो उसे क्या भारत का नागरिक मान लिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद बोलते हैं अस्थायी रूप से लगभग 5 वर्ष से भारत में निवास करता हो तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो ये था आपका अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने आपको क्या बताया है, 19 जुलाई 1948 को भारतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा जो निम्न शर्तों को पूरा करता हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, अस्थायी रूप से देखा जाए दोस्तों लगभग 5 वर्ष से भारत में निवास करता हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, भारत पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता। क्या कहता है, कंफ्यूज मत होना। अनुच्छेद कहता है 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, और 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, पहले अनुच्छेद 6 सुन लीजिए, ये भी आपको मुंह जवानी अभी रट जाएगा। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता यदि कोई जो पाकिस्तानी क्षेत्र में है, यदि कोई देखा जाए भारतीय पाकिस्तानी क्षेत्र में है और वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारतीय नागरिकता की मांग सक्षम अधिकारी के समक्ष कर चुका है, किंतु किसी कारणवश 19 जुलाई 1948 को वो नहीं आ पाया, तो क्या होगा, आर्टिकल 5 कुछ भी कहता हो भाई, आर्टिकल 5 कुछ भी कहता हो उसे भारतीय नागरिक ही माना जाएगा। ये आपका आर्टिकल 6 में कहा गया है। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता यदि कोई जो पाकिस्तानी क्षेत्र में है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत की नागरिकता की मांग सक्षम अधिकारी के समक्ष कर चुका है, लेकिन किंतु कोई कारणवश 19 जुलाई 1948 को वो भारतीय क्षेत्र में नहीं आ पाया, तो अनुच्छेद 5 कुछ भी कहता हो उसे भारत की नागरिक ही माना जाएगा, उसे भारत का क्या नागरिक माना जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 6 की जो डेफिनेशन है इसे याद रखना, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 7 की दोस्तों। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। ये 6 क्या था, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, और 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। इसमें क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोग जो भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तान चले गए, ऐसे लोग जो क्या है कि भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तान चले गए किंतु वो वापसी करना चाहते हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि भाई इस दुनिया के अंदर देखा जाए तो जन्नत अगर कहीं है तो वो भारत में है, और भारत जन्नत से कम नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो देखा जाए आतंकवादियों के लिए जन्नत है, तो आतंकवादियों के लिए जन्नत, उन्हें लग गया भाई जो गलती कर दी है हमने वो नहीं करेंगे, हमें भाई दोबारा कहाँ जाना है, भारत जाना है। तो इसीलिए बोला है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता। अब उन्हें लगा कि ऐसे लोग जो भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तान चले गए किंतु वो वापसी करना चाहते, उन्हें लग गया भाई यहाँ पे नहीं रहना, आने वाली संतान भी आतंकवादी पैदा होगी, तो उन्होंने लगा कि भाई यहाँ नहीं रहना, क्योंकि भाई आतंकवादियों का जन्नत है पाकिस्तान, और देखा जाए स्वर्ग जो है पूरे विश्व के अंदर वो भारत है, सिर्फ भारत की भूमि स्वर्ग से कम थोड़ी है दोस्तों। तो वो क्या है कि हम लोग क्या है, खुशनसीब है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है, तो इससे बड़ी खुशनसीबी देखा जाए तो हमारे जीते जी कुछ नहीं है कि हमारा जन्म भारत में हुआ, क्योंकि भगत सिंह कहाँ से आते हैं दोस्तों, भारत से। तो याद रखना, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, ऐसे लोग जो भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तान चले गए किंतु वो वापसी करना चाहते हैं, कहते हैं कि ना ना हमें वहां नहीं रहना। अब यदि वापसी के लिए 19 जुलाई 1948 के पूर्व सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन किया है, उन्होंने सक्षम अधिकारी के समक्ष उन्होंने आवेदन किया है, ऐसे लोगों की भारतीय नागरिकता के संबंध में भारत उदारता बरतेगा। भारत क्या बरतेगा, उदारता बरतेगा, ये याद रखना। तो आर्टिकल 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, ऐसे लोग जो भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तान चले गए किंतु वो वापसी करना चाहते हैं, यदि वापसी के लिए 19 जुलाई 1948 से पूर्व सक्षम अधिकारी के समक्ष उन्होंने आवेदन किया है, तो ऐसे लोगों को क्या भारतीय नागरिकता के संबंध में भारत उदारता दिखाएगा। ये कहता है आपका 7। तो 6 था पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, और 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, और अनुच्छेद 8 कहता है भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता।
यानी कि जो भारत का बच्चा विदेशों में रह रहा है उसकी नागरिकता की बात करता है। भारतीय मूल के लोग रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से सक्षम अधिकारी के समक्ष भारतीय नागरिकता की मांग कर सकते हैं, बस वो निम्न शर्तों को पूरा करते हो। वो एक ही शर्त की बात की गई है, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। उसके माता पिता का जन्म कहाँ पे हुआ हो, भारत में हुआ हो, तो उसे क्या भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ये याद रखना। भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता की बात कर रहा है। भारतीय मूल के लोग रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से सक्षम अधिकारी के समक्ष भारतीय नागरिकता की मांग कर सकते हैं यदि वो निम्न शर्तों को पूरा करते हो, माता पिता का जन्म कहाँ पे हुआ हो, भारत में हुआ हो। उसके बाद आर्टिकल 9 कहता है कि भाई सिंपल है, आप दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि शुरुआती दौर में अक्षय कुमार की ना मूवियां नहीं चल रही थी, फ्लॉप हो गई। अक्षय कुमार को कुछ समझ नहीं आया तो अपने दोस्तों के साथ कहा कनाडा चला गया वो। कनाडा चला गया वो। अब वहाँ कनाडा चले गए वो, तो वहां पे जाके उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली। जैसे उन्होंने नागरिकता कनाडा की ली, उनकी क्या है, भारत की नागरिकता समाप्त होगी। भारत की नागरिकता समाप्त होगी, ठीक है। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, अभी रिसेंट में क्या है देखा होगा दोस्तों, उन्हें भारत की नागरिकता मिली है। इसी में अनुच्छेद 8 में भी तो छुपा है, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। भारतीय मूल के लोग रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से सक्षम अधिकारी के समक्ष क्या है, भारतीय नागरिकता की मांग कर सकते हैं। अक्षय कुमार ने भी भारतीय नागरिकता की मांग की, क्योंकि भाई अक्षय कुमार के माता पिता का जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ है ना। भले उन्होंने क्या है कि भाई अनुच्छेद 9 का पालन नहीं किया, उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ली और उनकी नागरिकता समाप्त होगी। लेकिन उन्होंने क्या है कि कई साल तक भारत में रहे और भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली, क्योंकि उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 10 क्या कहता है, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो नागरिकता का लघुकरण, न्यूनीकरण अथवा अल्पीकरण करता हो, यानी नागरिकता कम करता हो, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी। तो याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 10 क्या कहता है, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो नागरिकता का लघुकरण, न्यूनीकरण अथवा अल्पीकरण करता हो, अर्थात नागरिकता कम करता हो, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी। लेकिन अनुच्छेद 11 में साफ कर दिया गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 10 का अर्थ यह नहीं है कि भाई संसद नागरिकता के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकती, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि क्या है कि नागरिक के संबंध में सकारात्मक बढ़ाने वाला कानून बना सकती है संसद, ये याद रखना, ठीक है। क्या बोल रहा है, नागरिक के संबंध में सकारात्मक बढ़ाने वाला कानून बना सकती है संसद, ये याद रखना। यानी कि अनुच्छेद 11 कहता है कि भाई अगर सकारात्मक पहल है संसद की, वो नागरिकता पे कानून बनाना चाहती है तो बना सकती है। लेकिन अनुच्छेद 10 भी कहता है संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो नागरिकता का क्या लघुकरण, न्यूनीकरण और अल्पीकरण करता हो, अर्थात कम करता हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 11 भी समझ आ गया होगा, 10 भी आ गया होगा। क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि संसद में कौन से मंत्रालय को अधिकार दे रखा है नागरिकता पे कानून बनाने का, तो गृह मंत्रालय को दे रखा है। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया आपका आर्टिकल 5 से लेके 11 तक पढ़ लिया हमने। शुरुआत में आपको बता दें नागरिक के बारे में, जिसे भी क्या है राजनीतिक अधिकारों की उपलब्धता होती है, वो क्या होता है, नागरिक होता है। जैसे आपका चुनाव लड़ना, पद प्राप्त करना, मतदान करना, अचल संपत्ति खरीदना, तो आप नागरिक हो। उसके बाद अनुच्छेद 5 बताया कि 19 जुलाई 1948 को भारतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा जो निम्न शर्तों को पूरा करते हो, उनका जन्म भारत में हुआ हो, उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, अस्थायी रूप से क्या है कि वो लगभग 5 वर्ष से भारत में रहता हो, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 6 बता दिया आपको, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। और फिर उसके बाद अनुच्छेद 7 बता दिया आपको, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 भी बता दिया आपको, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। 9वां बता दिया कि आप दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो आपके देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 बता दिया, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो नागरिकता का लघुकरण, न्यूनीकरण, अल्पीकरण करता हो, यानी अर्थात कम करता हो। अनुच्छेद 11 बोल दिया गया है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 10 का अर्थ यह नहीं है कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून नहीं बना सकती, बल्कि नागरिकता के संबंध में सकारात्मक बढ़ाने वाला कानून बना सकती है। तो ये था हमारा 5 से 11 नागरिकता के बारे में दोस्तों। अगली क्लास में हम जानेंगे दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि भारत की नागरिकता 5 विधियों से प्राप्त की जा सकती है, वंश के आधार पे, जन्म के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, उसके बाद देशीकरण के आधार पे और अधिकृत क्षेत्र के आधार पे क्या है कि भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और 3 विधियों से दोस्तों आप भारत की नागरिकता खो सकते हो। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।